I am Manisha Srivastav. Today I am here to explain poetry number 3 of the book Flamingo, which is for students of class 12th. The title of the poem is Keeping Quiet and it is written by Pablo Neruda. In this video, I will cover about the poem's background and title, stanza-wise explanation and poetic devices. So, let's start with about the poet. Who is Pablo Neruda? Pablo Neruda, born on 1904 and died on 1973, was a Chilean poet who was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971. His poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He was also a diplomat and politician. He received numerous prestigious awards, including the International Peace Prize in 1950, the Lenin Peace Prize and the Stalin Peace Prize in 1953. Now coming to the next point, which is poem's background and the title. Pablo Neruda in this poem has emphasized the importance of introspection. Man has become very selfish and his own actions cause him many miseries. The world today stands divided by the man-made boundaries of caste, creed, race, religion, languages, culture, nationality and geographical divisions. We need to rise above these shadow lines and look at the larger picture. The poet talks about the necessity of creating a feeling of mutual understanding among human beings. Children, mainly poet emphasizes on 3 points in this poem. They are, first is peace and unity for the word. Second is introspection. इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है शांति से बैठकर खुद के एक्शंस को एनालाइज करना और थर्ड पॉइंट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. चिल्ड्रन, पोएट के हिसाब से, उनके हिसाब से आजकल के वर्ल्ड में इंसान इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया है और अपनी तरक्की करने के लिए इतनी सारी बाउंड्रीज बना ली है इंसान ने, कास्ट की, रिलीजन की, कंट्रीज की, और इतना कुछ गलत काम कर बैठे हैं हम एनवायरनमेंट के प्रति और दूसरे क्रिएचर्स के प्रति. तो पोएट के हिसाब से इंसान को अपने आप को, अपने एक्शंस को एनालाइज करने की जरूरत है. उसको बहुत अच्छे से पोएम में डिस्क्राइब किया गया है कि खुद को एनालाइज करने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए पोएट के हिसाब से, और पीस और यूनिटी वर्ल्ड में कैसे कायम हो सकती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मीन्स दूसरे क्रिएचर्स को समझना, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग को समझना, दूसरे लिविंग बीइंग्स के साथ एडजस्ट करना, ये सब कुछ इंसान को आना चाहिए, तभी हम और आगे बढ़ सकते हैं. खुद के डेवलपमेंट के चक्कर में, खुद की सक्सेस के चक्कर में हम दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते, दूसरे क्रिएचर्स को नहीं हम डिमोलिश कर सकते. तो उनके हिसाब से हर इंसान को अपना इंट्रोस्पेक्शन या अपने एक्शंस को एनालाइज करने की जरूरत है. वो कैसे किया जाए वो इस पोएम में बखूबी बताया गया है. एंड नाउ कमिंग टू द टाइटल विच इज कीपिंग क्वाइट. कीपिंग क्वाइट आप समझ रहे हैं, मतलब शांत रहकर हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है जो हम आगे आपको बताएंगे. चिल्ड्रन, नाउ आई विल गिव यू स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन. Start with stanza 1. Now we will count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. Now the explanation is, the poet urges each one of us to count up to 12 and then be quiet. पोएट हम सब से, यानी हम सब धरती के इंसानों से क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सब 12 तक काउंट करें और फिर शांत हो जाएं कुछ देर के लिए. 12 तक काउंटिंग क्यों कही जा रही है? अक्सर आपने देखा होगा किसी को गुस्सा आता है तो लोग काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं. कुछ समय तक काउंट करने के बाद उनका गुस्सा शांत होता है. तो इसलिए कहते हैं कि एक साथ शांति कायम हो पूरी दुनिया में, इसके लिए सारी दुनिया के लोगों से उनकी एक रिक्वेस्ट है कि हम सब एक साथ 12 तक काउंट करें और उसके बाद कुछ पल के लिए शांत हो जाएं. He might have wanted the people to keep still as long as they could. Means
वो जितने समय तक बिल्कुल स्थिर रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की है उतनी देर तक लोग शांत और स्थिर रहें। He wants a moment of silence on the earth where no language is spoken. वो कुछ समय, कुछ मोमेंट इस अर्थ पे ऐसा चाहते हैं कि जहां पर किसी भाषा का प्रयोग ना किया जाए, मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स आपस में किसी तरह की लैंग्वेज का यूज ना करें, बिल्कुल शांत खड़े रहें। किसी तरह की लैंग्वेज दो तरह की होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल यानी जो हम मुंह से बोलकर करते हैं, और नॉन वर्बल जो हम टेक्सटिंग करते हैं या इशारों की भाषा यूज करते हैं। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि हमें किसी भी तरह की लैंग्वेज का यहाँ पर कोई यूज नहीं करना है, बिल्कुल शांत और स्थिर कुछ मोमेंट के लिए रहना है। इन दिस वे देयर विल बी नो लैंग्वेज बैरियर बिटवीन पीपल। अब जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं, डिफरेंट जगहों के लोग हैं, तो उनकी लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। तो जब हम बिल्कुल शांत रहेंगे और किसी तरह की लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होगा, तो लोगों के बीच में किसी तरह का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, बिल्कुल खामोशी होगी, शांति होगी। नो हार्श वर्ड्स विल बी स्पोकन। जब कोई लैंग्वेज यूज ही नहीं की जा रही है, तो एक दूसरे को कोई कड़वे शब्द भी नहीं कहेगा, बिल्कुल शांत होंगे। In this moment of silence, the poet does not want anyone to move their arms. इस समय जब 12 तक काउंटिंग करने के बाद हम सब बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो पोएट की एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को अपनी आर्म्स, अपने हाथ और अपने पैर के बिल्कुल भी हिलाने डुलाने नहीं है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल स्थिर रहना है, शांत रहना है। He wants us to remain motionless. हम बिल्कुल मूवमेंट के बिना रहें, कुछ भी मोशन ना करें, कुछ भी हिले डुले ना, ऐसा उनकी चाहत है। और उन्होंने इंसानों से, हमदर्दी के लोगों से ये रिक्वेस्ट की है कि कुछ क्षणों के लिए 12 तक काउंट करने के बाद सारे लोग बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े हो जाएं, बिल्कुल मोशनलेस होकर और बिना कोई लैंग्वेज यूज किए। नाउ आई विल टेल यू स्टैंजा 2. Stanza 2. It would be an exotic movement without rush, without engines. We would all be together in a certain strangeness. And the explanation is, the poet feels that such a moment of silence would be an unusual and exciting one. पोएट को ऐसा लगता है कि जो ये साइलेंस का और स्टिलनेस का जो मोमेंट होगा, जब जहां पर पूरी दुनिया के लोग, पूरी अर्थ के लोग बिल्कुल शांत और स्थिर खड़े होंगे, तो वो बिल्कुल एक अनयूजुअल और एक्साइटिंग मोमेंट होगा, क्योंकि ऐसा कभी भी पहले नहीं हुआ होगा। इट विल हैव मिराकुलस कॉन्सिक्वेंसेस, और इस एक मूवमेंट में बहुत मिराकुलस इंसिडेंसेस होंगे। देयर विल बी नो हरी और द साउंड ऑफ मशीन्स टू पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर। किसी को कोई जल्दी नहीं होगी कहीं जाने भागने की, कोई भी मशीन नहीं चल रही होगी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। इट विल बी अ स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर मोमेंट विद स्टिलनेस ऑल अराउंड। बिल्कुल एक स्ट्रेंज, अजीब सा एटमॉस्फेयर होगा। अनफेमिलियर मतलब अनजाना सा, जिससे हम सब अनजान होंगे, ऐसे एटमॉस्फेयर को कभी नहीं देखा होगा। एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा साइलेंस से और स्टिलनेस से चारों तरफ। In this unusual period, the bonds of humanity will get stronger. ऐसे साइलेंस और स्टिलनेस वाले मूवमेंट में जब हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने सेल्फ एक्शंस को एनालाइज करेंगे और डीपली सोचेंगे, तो ह्यूमैनिटी के बॉन्ड्स, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे ह्यूमन बीइंग से कनेक्शन, एक ह्यूमन बीइंग का दूसरे क्रिएचर से कनेक्शन और बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इंसानियत बढ़ेगी। पोएट का ये कहना है। नाउ स्टैंजा 3 इज, fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. And the explanation is, in this moment of inactivity, the fisherman would not be catching fish. अब जब बिल्कुल सब कुछ साइलेंट और स्टिल होगा, तो फिशरमैन यानी जो कि मछुआरे मछली पकड़ते हैं, वो मछलियां पकड़ने नहीं जा सकेंगे, नहीं पकड़ेंगे। Hence the whales in the sea will be safe. तो जब फिशरमैन वेल्स को नहीं पकड़ेंगे, जो मछलियों को नहीं पकड़ेंगे, तो जितनी भी वेल्स हैं हमारे सी में, वो सब बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, सुरक्षित फील करेंगी उस एक मोमेंट में। दिस आइडिया इज सजेस्टिव ऑफ द थॉट दैट ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट डिस्ट्रॉय नेचर। एक ये आइडिया इन्होंने क्यों दिया, ऐसा क्यों कहा कि उस एक मोमेंट में जब सब कुछ शांत होगा, तो कोई भी ह्यूमन बीइंग नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। मतलब हमें इंट्रोस्पेक्ट करके ये समझना चाहिए कि अपनी खुशी के लिए, अपनी सक्सेस के लिए, खुद की अर्निंग के लिए या किसी भी वजह से हमें नेचर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, दूसरे क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाना है।
उनको जिंदा रहने देना है। फिशरमैन मछलियों को पकड़ते तो है अपने खाने पीने के लिए, अपनी अर्निंग के लिए, लेकिन होता तो गलत काम ही है नेचर के साथ। तो उस एक मोमेंट में वो वेल्स भी सेफ रहेंगी, क्योंकि कोई फिशरमैन पकड़ने नहीं जाएगा। The man who gathers salt will be able to tend to his wounded hands for which he had no time earlier. वो आदमी जो हमें नमक मिलता है सी से, वो गैदर करता है, इकट्ठा करता है समुद्र के पास से। जब सॉल्ट को इकट्ठा किया जाता है तो उस गैदरिंग में जो प्रोसेस होती है जो भी, तो उनके हाथ जो हैं वो हर्ट हो जाते हैं, बहुत घाव जख्म बन जाते हैं उसमें। तो वो सॉल्ट इकट्ठा करने वाला आदमी भी अपने घाव की ओर, हाथों में लगे जख्म की ओर ध्यान दे पाएगा, जो इससे पहले उसने नहीं किया होगा। तो उस एक क्षण में, उस समय में, स्टिलनेस में, साइलेंस में कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी दुनिया में। Thus both nature and humans will be able to recover from their wounds. इस तरह से चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे नेचर हो, यानी और दूसरे क्रिएचर्स हो, प्लांट्स हो, वो अपने वुंड्स, अपने अपने जख्मों को हील करने में कामयाब हो जाएंगे, जब दुनिया में चारों तरफ शांति होगी और स्टिलनेस होगी, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। तो नेचर और ह्यूमन बीइंग्स दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छा कनेक्शन महसूस करेंगे और एक दूसरे के और अपने जख्मों को हील कर पाएंगे और फ्रेश और सेफ फील करेंगे। Now I will tell you stanza 4. Stanza 4. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. And the explanation is, the poet now speaks of those who wage wars against humanity or environment, wars of all kinds, including the use of chemicals or poisonous gases, wars that bring death and destructions, wars that leave none to celebrate victory. अब कुछ ऐसे लोगों के बारे में पोएट बात कर रहे हैं जो वॉर्स करते हैं, यानी सोल्जर्स, जो इंसानियत के खिलाफ होती है, या वो लोग जो एनवायरनमेंट के खिलाफ नुकसान करते हैं। किसी भी तरह की वॉर हो, वॉर्स ऑफ गैसेज या कलर्स जो कहा जा रहा है, ग्रीन वॉर्स, वो केमिकल वॉर्स के बारे में कहा जा रहा है, जहाँ केमिकल्स का यूज होता है, पॉइजनस गैसेस का इस्तेमाल होता है। ऐसे लोगों को भी अपना कुछ क्षण के लिए ये एक्टिविटी रोकनी होगी। वॉर्स दैट लीव नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री, मतलब ऐसी वॉर्स जो डेथ और डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ नहीं लाती, और वॉर्स के बाद कोई भी ऐसा नहीं बचता, चाहे कंट्री कोई भी जीते, कुछ भी हो, लेकिन इतना ज्यादा दुखदाई होता है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है कि कोई भी ऐसा नहीं बचता जो विक्ट्री को सेलिब्रेट कर सके। He says that such men should stop their activity. ऐसे हर व्यक्ति को, ऐसे हर इंसान को जो कि वॉर करते हैं, सोल्जर्स हैं, वो उनको अपनी ये एक्टिविटी कुछ क्षणों के लिए रोकनी होगी। Shed their coat clothes stained with the blood of humanity, put on new clothes and walk with their brothers building brotherhood. अपने वो इंसानियत के खून से सने कपड़े उतार के रखने होंगे और न्यू क्लोथ्स पहनने होंगे। न्यू क्लोथ्स यहाँ पे दो तरह की बात को बता रहा है। पहला तो अपने गंदे कपड़े, खून सने कपड़ों को उतार के नए साफ कपड़े पहनने हैं उनको, ये मतलब है न्यू क्लोथ्स का। दूसरा कि एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी है। किसकी? अपने दुश्मन को भी, अपने साथ के भाइयों को, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से लड़ रहा था तो उनको अपने गंदे कपड़े, खून सने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनने हैं और अपने ब्रदर्स के साथ, अपने साथ के लोगों के साथ एक नए भाईचारे को बिल्ड करना है, ब्रदरहुड को बनाना है, ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। The poet implies that the war-torn world should be replaced by one with an atmosphere of peace, brotherhood and harmony. यहाँ पर ये पोएट कहते हैं कि इस तरीके से जब वो अपने न्यू क्लोथ्स को पहन लेंगे और अपने ब्रदर्स के साथ वॉक करेंगे और ब्रदरहुड को बिल्ड करेंगे, तो पूरी दुनिया जो कि युद्ध से दुखी है और वो रिप्लेस हो जाएगी एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर शांति होगी, भाईचारा होगा और एक रास्ता होगी, एक दूसरे के प्रति प्यार होगा, इंसानियत होगी। नाउ Stanza 5. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about,
I want no truck with death. Now the explanation is, the poet makes a clarification that though he is advocating the need for silence, his advice should not be confused with total inactivity. यहाँ पर एक बात क्लियर कर देना चाहते हैं पोएट कि हालांकि उन्होंने इम्पोज किया है, उन्होंने एम्फेसाइज किया है क्वाइट रहने पर, साइलेंस पर और स्टिलनेस पर, लेकिन उनका ये कतई मतलब नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी हो जाए, बिल्कुल वर्ल्ड इनएक्टिव हो जाए, ऐसा वो नहीं कह रहे हैं. He does not want any association with death. उनको डेथ जैसा साइलेंस नहीं चाहिए, पूरी दुनिया में डेथ जैसा साइलेंस नहीं चाहिए. He says that life is meant to be lived. क्योंकि लाइफ तो जीने का नाम है, चलने का नाम जिंदगी कहा गया है. तो वो वर्बल या नॉन वर्बल लैंग्वेज को बनाकर शांत रहने को कह रहे हैं और टोटल इनएक्टिव वर्ड की बात नहीं कर रहे हैं. नाउ आई विल टेल यू स्टैंजा 6. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Now the explanation is, the poet further advises that people should stop being self-centered and selfish. पोएट यहाँ लोगों को ये एडवाइस करते हैं कि हमें इतना ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें पूरी मैनकाइंड के लिए सोचना चाहिए, पूरे क्रिएचर्स, पूरे नेचर के लिए सोचना चाहिए और हर वक्त हमें इतना सेल्फिश होकर खुद की सक्सेस के लिए, खुद की अर्निंग के लिए, खुद की लिविंग के लिए नहीं सोचना चाहिए. For one moment they should not think of keeping their lives moving, meeting their ends or fulfilling their duties. उस एक मोमेंट में जब सब कुछ साइलेंट है और स्टिल है, उस एक मोमेंट में हमें सिर्फ अपनी लिविंग के लिए, अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए या अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए नहीं सोचना है और अपनी लाइफ को मूविंग रखना नहीं जरूरी है, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए. That huge silence which will arise from such a moment will only serve to help the people. जो ये इतना बड़ा सन्नाटा होगा, इतनी शांति होगी पूरी दुनिया में, जो उस एक क्षण से उपजेगी, वो केवल मैनकाइंड की हेल्प करने के लिए आएगी आगे और लोगों की मदद ही करेगी. It will help them to introspect and overcome their sadness of failing to understand themselves. वो एक मोमेंट शांति का, साइलेंस का लोगों की हेल्प करेगा अपने आप को एनालाइज करने में, अपने एक्शंस को इंट्रोस्पेक्ट करने में और अपने आप को बेहतर तरीके से समझने में. People have been threatening themselves with death by their activities. लोगों को अपनी डेथ का बहुत डर होता है, तभी वो कुछ काम बहुत जल्दी जल्दी में करते हैं, जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं और अपनी डेथ का उनको बहुत डर होता है और इसी वजह से कुछ ऐसे काम, वो कुछ ऐसे एक्शंस कर बैठते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए. तो वो एक मूवमेंट उनको अपने आप को एनालाइज करने में हेल्प करेगा. This moment of silence will give them time to understand themselves better. ये एक मूवमेंट तो जो होगा स्टिलनेस का, साइलेंस का, वो अपने आप को एनालाइज करने के लिए बहुत होगा और हमको एक बेटर पर्सन बनाने में पूरी तरह से हेल्प करेगा, ताकि हम पूरी मैनकाइंड के बारे में, पूरी अर्थ के बारे में सोच सकें और नेचर के बारे में अच्छे से समझ सकें और अपने एक्शंस को समझ सकें कि क्या हम सही कर रहे हैं या हम गलत हैं. So now I will start stanza 7. Stanza 7, which is the last stanza of the poem. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. And the explanation is, the poet feels that the earth can enlighten us and guide us in this process of keeping quiet. पोएट को ऐसा फील होता है कि अर्थ हमें बेहतर तरीके से एनलाइटन कर सकती है, गाइड कर सकती है कीपिंग क्वाइट की प्रोसेस को समझने में कि आखिर वो किस तरह का साइलेंस चाहते हैं. He wants us to observe that there is some activity under apparent stillness. For instance, a seed appears to be dead, but huge fruit-bearing trees are born from such seeds lying dead here and there. वो हमको ये समझाना चाहते हैं
कि पूरी स्टिलनेस में भी नेचर में अर्थ पे कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है जो हमको ये प्रोसेस समझा सकती है। जैसे जो सीड बिल्कुल हमें डेड सा दिखता है, उसके अंदर भी इतनी कैपेसिटी होती है कि वो बड़े बड़े फ्रूट्स वाले ट्रीज को जन्म दे सके। और जो सीड्स बिल्कुल इनएक्टिव से, बिल्कुल डेड से धरती पर इधर उधर पड़े दिखाई देते हैं, वो भी बड़े बड़े ट्रीज को जन्म दे सकते हैं। तो कुछ इस तरह की स्टिलनेस की बात की है, इस तरह की शांति रखने की बात की है। उन्होंने पहले भी कहा कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहते, मतलब अगर सीड जर्मिनेट कर रहा है तो वो जर्मिनेट होगा, ये प्रोसेसेस चलती रहेंगी, बस हमें अपनी लैंग्वेज को नहीं कुछ यूज करना है और अपने आप को मोशनलेस रखना है। लेकिन दुनिया में और जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अगर कोई फूल खिल रहा है, खुशबू है, हवा चल रही है, वो सब एक्टिव रहेंगे। वो टोटल स्टिलनेस की, टोटल इनएक्टिविटी की बात नहीं करते हैं। फाइनली द पोएट थिंक्स दैट ही हैज सेड व्हाट ही इंटेंडेड टू। फाइनली वो ये फील करते हैं कि उन्होंने हमको सब कुछ समझा दिया है जो वो कहना चाहते थे कीपिंग क्वाइट की प्रोसेस के बारे में, कि किस तरह का साइलेंस वो चाहते हैं पूरी दुनिया में इंसानियत को बढ़ावा देने के लिए और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए। Now he wants us to keep quiet while he is counting to 12, after which he will leave. अब जब उन्होंने हमको सब कुछ समझा दिया है कि हमें क्या करना है, अब वो कहते हैं कि मैं अब 12 तक गिनूंगा, जैसा उन्होंने शुरू में कहा था कि I will count up to 12. मैं 12 तक गिनूंगा और आप सबको जैसा कहा था आप लोग बिल्कुल क्वाइट हो जाइए, और जब आप क्वाइट हो जाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। That's all about the poem. Now I will tell you about the poetic devices used in this poem. As you know, children, poetic devices are used in a poem to beautify the poem and to give more meaning to it. In this poem, repetition has been used. The poet has incorporated the use of repetition in the line "Let's not speak and let's stop for 1 second" to create the poetic effect of emphasis on his reader. नाउ सिंबॉलिज्म का भी यूज है। काउंट अप टू 12 में 12 जो नंबर बताया गया है वो टाइम का सिंबल है, वो 12 नहीं है। 12 किस लिए बताया गया है? ताकि हम समय को, उस क्षण को महसूस कर सकें, समझ सकें कि हमको कुछ देर के लिए शांत रहना है, स्टिल रहना है, साइलेंट रहना है। नाउ एलिट्रेशन, हर्ट हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स, हियर एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड। एलिट्रेशन एज यू नो, जब कॉन्सोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। हर्ट हैंड्स में एच साउंड रिपीट हो रहा है, क्लीन क्लोथ्स में सी साउंड रिपीट हो रहा है। मेटाफर का यूज किया गया है। मेटाफर तब यूज होता है जब वर्ड्स और फ्रेज कुछ और है और उसका मीनिंग कुछ और निकलता है। जब पोएट ये कहते हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, जब वॉरंगर्स को या आर्मी सोल्जर्स को ये कहा जा रहा है कि आप फ्रेश कपड़े पहन लीजिए, इसका मतलब है कि आप वार को स्टॉप करिए और ब्रदरहुड को बढ़ावा दीजिए। That's all about the poem, children. It was the beautiful poem by Pablo Neruda. I hope you have liked it, understood it and enjoyed it. So, thank you so much.